लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मैक्स ने मंकी सीनियर को एकांत में कल्टीवेशन के लिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें ब्रेक थ्रू का एहसास हो रहा था। इसके बाद मैक्स खुद आगे बढ़ते हुए सीधे ग्लोरी वर्ल्ड में एंटर करता है, एक ऐसा स्पेशल वर्चुअल स्पेस जहां सिर्फ बीस्ट गॉड टोकन होल्डर्स और स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स आते हैं। ग्लोरी वर्ल्ड में पहुंचते ही मैक्स अपना नाम रजिस्टर कराता है, लेकिन वो अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करता। वो खुद को ब्लेड रिवर किंग के नाम से रजिस्टर करता है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या सच में वही लेजेंडरी फिगर यहां आ चुका है। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैक्स के पास 7 स्वॉर्ड किंग आता है। वो बैठते ही मैक्स से कहता है, ग्लोरी वर्ल्ड की जो रैंकिंग है वो एक जैसी नहीं होती। यहाँ अलग अलग लेवल की अलग अलग रैंकिंग लिस्ट होती है और उनमें से 7th रैंकिंग लिस्ट सबसे बढ़िया मानी जाती है। यह सुनकर मैक्स थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और पूछता है, लेकिन ये रैंकिंग आखिर किस बेसिस पर बनी होती है। इस पर 7 स्वॉर्ड किंग समझाते हुए कहता है, ग्लोरी वर्ल्ड में कल्टिवेटर्स एक दूसरे को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। उन्हीं फाइट्स के रिजल्ट के बेसिस पर रैंकिंग बनती है। अगर तुम फाइट जीतते हो तो तुम्हें ग्लोरी पॉइंट्स मिलते हैं, और जब किसी के पास 100 ग्लोरी पॉइंट्स हो जाते हैं तो उसे इस वर्ल्ड में एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके बाद 7 स्वॉर्ड किंग मैक्स को अपने साथ बैठने की जगह की तरफ ले जाने लगता है। चलते चलते वो हल्की स्माइल के साथ कहता है, वैसे तुम्हारे साथ लास्ट फाइट काफी मजेदार थी, फ्यूचर में हम फिर से जरूर लड़ेंगे। इधर चलते हुए मैक्स आसपास नजर डालता है और मन ही मन सोचता है कि यहाँ मिलियंस में कल्टिवेटर्स मौजूद हैं, लेकिन होंग अलायंस के लोग गिनती के ही दिख रहे हैं। तभी उसकी नजर अपनी होंग अलायंस वाली दोस्त पर पड़ती है। मैक्स 7 स्वॉर्ड किंग को साथ लेते हुए उसी दिशा में बढ़ जाता है। उसी वक्त पास में बैठे एक ग्रुप को हम आपस में बातें करते हुए देखते हैं। उनमें से एक कहता है, ब्लेड रिवर किंग के ऊपर मैकेनिकल क्लैन और इंसेक्ट क्लैन ने बड़ा रिवॉर्ड रखा है। अगर हम इसे मार दें तो सिर्फ फेम ही नहीं, ढेर सारे ट्रेजर भी मिलेंगे। अब सीट पर पहुंचकर मैक्स 7 स्वॉर्ड किंग से इशारे में उन लोगों के बारे में पूछता है। इस पर वो बताता है, वो लोग नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस हैं, अलग अलग क्लैन के कल्टिवेटर्स का ग्रुप। उनकी टोटल ताकत हांग अलायंस से कम है, लेकिन क्योंकि उनके पास एंसेस्ट्रल गॉड सेक के ज्यादा टोकन हैं, इसलिए उनकी संख्या ज्यादा दिखती है। तभी मैक्स की दोस्त बीच में बोलती है, तुम उन लोगों पर ध्यान मत दो, अभी सबसे जरूरी चीज है ग्लोरी पॉइंट्स। सब वही पाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इतनी आसानी से फाइट का चैलेंज नहीं कर रहा। ऊपर से हालत ये थी कि ह्यूमंस की तरफ से आने वाले ज्यादातर चैलेंजेस को बाकी क्लैन सीधे डिक्लाइन कर देते थे। तभी मैक्स अपनी चैलेंज लिस्ट चेक करता है और हैरानी से बोलता है, मुझे तो काफी ज्यादा चैलेंज रिक्वेस्ट मिली है। इस पर 7 स्वॉर्ड किंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अब फेमस हो चुके हो, तुम्हें 100-200 चैलेंजेस आना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन मैक्स अगला नंबर देखते ही बोल पड़ता है, मेरी चैलेंज लिस्ट तो अब 60,000 क्रॉस कर चुकी है। ये सुनते ही 7 स्वॉर्ड किंग और मैक्स की होंग अलायंस वाली दोस्त दोनों चौंक जाते हैं। उधर आसपास खड़े कल्टिवेटर्स आपस में बातें करने लगते हैं। मैक्स तो सिर्फ वर्ल्ड मास्टर लेवल पर है, इसके पास कोई खास टेक्निक नहीं होगी, ये बस ट्रेजर्स की वजह से फेमस हुआ है। अगर हम इसे चैलेंज करें तो इसके ग्लोरी पॉइंट्स आसानी से छीन सकते हैं। तभी 7 स्वॉर्ड किंग गंभीर आवाज में मैक्स को समझाता है, ग्लोरी वर्ल्ड में फाइट के दौरान सभी कल्टिवेटर्स की बॉडी स्ट्रेंथ सेम कर दी जाती है, साथ ही हर किसी को अपना वेपन चुनने की फ्रीडम होती है। उसी वक्त मैक्स की दोस्त बीच में बोलती है, इतने सारे चैलेंजेस सोच समझकर एक्सेप्ट करना, एक बार एक्सेप्ट करने के बाद पीछे हटने का ऑप्शन नहीं होता। और ये सब अलग अलग क्लैंस के जीनियसेस हैं, कुछ ने अपनी खुद की टेक्निक्स बनाई हुई हैं। हार गए तो ग्लोरी पॉइंट्स चले जाएंगे। ये सुनकर मैक्स मन में सोचता है, मैंने भी अपनी टेक्निक बनाई है, मून स्लैशिंग। केओस सिटी लॉर्ड ने भी उसकी तारीफ की थी। तभी आसपास के कल्टिवेटर्स ताने मारते हुए मैक्स को चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए उकसाने लगते हैं। इसी बीच मैक्स के चैलेंजेस की संख्या 1 लाख के पार चली जाती है और लगातार बढ़ती ही जा रही थी। भीड़ का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार मैक्स सभी चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर आइलैंड मास्टर हैरानी से बोल उठता है, इस आइलैंड पर ऐसा इंसिडेंट पहली बार हुआ है। आज तक किसी कल्टिवेटर ने 620,000 चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए। अब जैसे ही मैक्स एरिना में कदम रखता है, वो अपनी नई डिवाइन बॉडी को महसूस करता है और खुद से कहता है, ये बॉडी मेरी पुरानी बॉडी से 1 लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। तभी सामने से एक कल्टिवेटर आता है और आते ही हमला कर देता है। उसका अटैक इतना जोरदार था कि एक पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकता था, लेकिन मैक्स कामली उस अटैक से बचता है, अपनी स्टार सील्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते उस कल्टिवेटर को पूरी तरह क्रश करके हरा देता है। अब जैसे ही वो कल्टिवेटर हारकर वर्चुअल अरीना से बाहर निकलता है और दोबारा ग्लोरी वर्ल्ड में दिखाई देता है, वहां पहले से खड़े कल्टिवेटर्स उस पर टूट पड़ते हैं। कोई ताना मारता है, तुम एक वर्ल्ड मास्टर से कैसे हार सकते हो। दूसरा बोलता है, उसके पास तो कोई ट्रेजर भी नहीं था, फिर भी तुम हार गए। तीसरा हंसते हुए कहता है, रुको, अब हम उससे डील करेंगे। इसके बाद एक एक करके और कल्टिवेटर्स अरीना में एंटर करने लगते हैं। हर कोई यही सोच रहा था कि अगली फाइट में मैक्स जरूर गिरेगा, लेकिन रियलिटी उल्टी निकलती है। एक के बाद एक हर चैलेंजर मैक्स से हारता चला जाता है। कोई स्वॉर्ड से हारा, कोई स्पीड में पिछड़ गया, तो कोई उसकी स्टार सील्स और कंट्रोल के आगे टिक ही नहीं पाया। और हर हार के साथ उनके ग्लोरी पॉइंट्स भी लूज हो रहे थे। कुछ ही समय में मैक्स 2682 फाइट्स जीत चुका था। अब ग्लोरी वर्ल्ड के अंदर ही कुछ कल्टिवेटर्स आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं। इसका लेवल तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इसने बिना किसी ट्रेजर के हमें हरा दिया। हमारे ग्लोरी पॉइंट्स ऐसे ही चले गए। इधर केओस सिटी लॉर्ड को जब ये सब पता चलता है तो वो अंदर ही अंदर काफी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं,
मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैक्स इतनी जल्दी यहां तक पहुंचेगा। एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट ह्यूमंस के लिए एक सुपर फाइटर तैयार कर रही है। फिर उनका टोन थोड़ा सीरियस हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी बाकी क्लैन्स उसे मारने की कोशिश जरूर करेंगे। उधर हम फॉक्स क्लैन को देखते हैं, जहां उसका लॉर्ड अपने अलायंस लीडर से कहता है अगर मैक्स यूनिवर्स मास्टर लेवल तक पहुंच गया तो उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए अभी उसे खत्म करना ही सही रहेगा। इसके बाद कई क्लैन्स अपने अपने असैसिन्स को इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं जो इस आइलैंड के अंदर मौजूद थे। फिर सीन शिफ्ट होता है इंसेक्ट क्लैन की तरफ, जहां इंसेक्ट क्वीन अपने अलायंस के कांग वैन क्लैन से जू ग्वांग को बुलाती है। वो साफ कहती है मैंने अपने सभी अलायंसेस में से तुम्हें चुना है, मुझे लगता है तुम मैक्स को खत्म कर सकते हो, और सबसे जरूरी बात उसे दोबारा रीजनरेट होने से भी रोक सकते हो। अगर तुमने ये कर दिया तो कॉम्पेंसेशन बहुत बड़ा होगा। इधर दूसरी तरफ मैक्स ट्रेनिंग कर रहा था, तभी बबाता उसे बताती है अब तुम्हारे पास 600 ग्लोरी पॉइंट्स हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सुनकर मैक्स बिना कुछ कहे अपनी कल्टिवेशन के लिए आइलैंड पर बने अपने रेजिडेंस में चला जाता है। बाहर दूसरे क्लैंस के असैसिन्स पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, उनमें जू ग्वांग भी शामिल था। धीरे धीरे समय गुजरता है, साल बीतते चले जाते हैं। मेडिटेशन के दौरान मैक्स मन ही मन सोचता है मैंने अपनी 620,000 बैटल्स के एक्सपीरियंस को कंबाइन कर लिया है और अपनी बीस्ट गॉड टेक्निक को लेवल 3 तक पहुंचा दिया है। अब वहां मैक्स को 300 साल बीत जाते हैं। लेकिन बाहर मैकेनिकल क्लैन और बाकी क्लैंस के लोग अब भी वहीं थे। सबकी निगाहें एक ही जगह टिकी थीं, मैक्स के बाहर निकलने पर। दूसरी तरफ मैक्स खुद बताता है कि इस लंबे कल्टिवेशन के दौरान उसकी स्पेस और टाइम की अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ चुकी है। अब वो अपनी ह्यूमन बॉडी और गोल्डन बहमूद बॉडी दोनों का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट कर सकता है। हालांकि वो ये भी मानता है कि उसे अभी तक स्पेस सीलिंग पूरी तरह समझ नहीं आई है। और इसी तरह 900 ईयर्स और बीत जाते हैं। एक दिन जैसे ही उसके रेजिडेंस का दरवाजा हल्का सा हिलता है, बाहर इंतजार कर रहे सारे असैसिन्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। जैसे ही मैक्स अपना पहला कदम बाहर रखता है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं और कई लोग गेट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन उनसे पहले एक फ्रॉग जैसा दिखने वाला बीस्ट सबसे आगे पहुंच जाता है। अगले ही पल वो बीस्ट अपनी लंबी जीभ से मैक्स को पकड़ लेता है। मैक्स तुरंत बचने की कोशिश करता है और अपनी बीस्ट गॉड टेक्निक एक्टिवेट करता है, लेकिन इस बार कुछ भी काम नहीं करता। वो बीस्ट मैक्स को अपने मुंह में फंसाकर धीरे धीरे गलाने लगता है। तभी अचानक उस बीस्ट के अटैक की वजह से ऑरोरा रेज एक्टिवेट हो जाती हैं। तभी ऑरोरा रेज से एक बीम निकलती है और अगले ही पल वो फ्रॉग बीस्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब सब कुछ शांत होता है तो वहां सिर्फ मैक्स के ट्रेजर्स बचे होते हैं। इधर जैसे ही ये खबर फैलती है, 7 स्वॉर्ड किंग और मैक्स के दोस्त बाकी कल्टिवेटर्स के साथ तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। सभी ट्रेजर्स को देखकर कई लोग खुश हो जाते हैं। कोई कहता है इसके पास तो काफी अच्छे ट्रेजर्स थे, दूसरा बोलता है अगर ये मर चुका है तो हमें ये ले लेने चाहिए। तभी एक कल्टिवेटर आगे बढ़ता है और ट्रेजर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही सेकंड ऑरोरा रेज उसे भी खत्म कर देती हैं। ये देखकर जू ग्वांग मन ही मन सोचता है ये ऑरोरा रेज अचानक ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या अभी भी इन ट्रेजर्स पर किसी का अधिकार है? उसी वक्त हम देखते हैं कि मैक्स ने अपनी मोसा क्लैन बॉडी को वहां भेज दिया था। यही वजह थी कि वो असल में अब भी जिंदा था। सबसे पहले मैक्स अपने सारे ट्रेजर्स को वापस खींच लेता है और उसके बाद वो शांति से गेट से बाहर निकल आता है। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई चौंक जाता है, मैक्स अभी भी जिंदा है। तभी वहां आइलैंड मास्टर खुद आ जाता है। वो सबको साफ साफ कहता है उस फ्रॉग बीस्ट ने इस जगह का रूल तोड़ा था, इसलिए उसे मारा गया। अगर उसका क्लैन उसे दोबारा रीजनरेट करता है तो एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट उसे फिर से मारेगा। फिर आइलैंड मास्टर सबकी तरफ देखते हुए कहता है और एक बात याद रखो, ब्लेड रिवर किंग इस आइलैंड का मेंबर है। अगर किसी ने भी इसे मारने की कोशिश की तो उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनते ही माहौल बदल जाता है। इधर मैक्स को जिंदा देखकर उसके साथी काफी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जू ग्वांग धीमे से बोलता है मैंने आज तक नहीं देखा कि आइलैंड मास्टर किसी के लिए खुद यहां आया हो। इसके बाद सभी धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।